हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एकुरान। सो दोस्तों, आज है हमारा सेकंड सेशन जिसमें हम अगेन 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके सामने एमसीक्यूज लेके आऊंगा, आप अपने आंसर्स दो, मैं यहां से आपको आंसर दूंगा। आप देखते हैं कि आप कितने सही कितने गलत करते हैं। इसके साथ आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप कोई अकाउंटेंसी का कोर्स ले रहे हो तो आपके बेनिफिट के लिए बता दूं कि आप एक कूपन कोड वहां पर ट्राई करोगे किरण सर के नाम से, तो आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। ठीक है, तो ये कूपन कोड वहां पे अप्लाई करो तो आपको 10% ऑफ इसमें मिल जाएगा। इसके साथ ये भी बता दूं कि 900 एमसीक्यूज ऑलरेडी किरणस कॉमर्स जोन जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर डिस्कस मैं कर चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी है, वो वीडियोस आप देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यूज भी वहां पे चल रहे हैं और जो 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो दोनों ही ऐप पर अवेलेबल है, किरणस कॉमर्स जोन की ऐप पर भी और विंग्स एकुरान की ऐप पर भी। और मॉक टेस्ट भी हैं 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के, जिसमें कुल मिला के 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस अगेन दोनों ऐप में अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम रिवर्स बैक करेंगे दोस्तों। रिवर्स बैक में इसलिए कर रहा हूं 30 से 1 की तरफ जाएंगे क्योंकि थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो एंड में है। तो स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कुछ खास मजा आएगा नहीं, तो मॉडरेट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सिंपल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। मोहन हैज डेबिट बैलेंस इन पासबुक ₹2400। मोहन की जो पासबुक है उसमें डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब बताऊंगा आपको। ऑफ चेक ड्रॉन ₹3600 ओनली, चेक फॉर ₹2300 वर प्रेजेंटेड। मोहन ने जो चेक ड्रॉ किए थे या इशू किए थे 3600 के, उसमें से 2300 के चेक प्रेजेंट हो गए, यानी उनकी सेटलमेंट हो गई। भाई जिसकी सेटलमेंट हो गई उसकी हमें बात नहीं करनी, जो सेटल नहीं हुए इन दोनों का डिफरेंस उसकी बात करेंगे। हिज बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी, उसका जो बैंक बैलेंस होगा कैश बुक का वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कैश बुक होती है ना, कैश बुक, उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैंक का उल्टा होता है। वो बैंक की पासबुक जो होती है, बैंक की पासबुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक की पासबुक का वो कौन सा बैलेंस होगा? हमेशा डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और बैंक की पासबुक का जो है डेबिट बैलेंस। और कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो बैंक की पासबुक का जो होगा, बैंक की जो पासबुक है उसका याद रखना, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब उल्टा है, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, कैश बुक का क्रेडिट। अच्छा, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है। कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव, मतलब माइनस। तो जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस वही पासबुक का डेबिट बैलेंस, मतलब ये भी क्या है? नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव, यानी प्लस में है। और बैंक का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो एक का डेबिट तो दूसरे का क्या होगा? क्रेडिट। बराबर है। अब इसमें बोला गया कि मोहन हैज डेबिट बैलेंस इन पासबुक। मोहन का पासबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो मैंने आपको बोला कि जो डेबिट बैलेंस है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है पासबुक का? नेगेटिव। इसका मतलब ये जो 2400 है ये नेगेटिव बैलेंस है। बराबर है। अब देखो हमारे पास दो बैलेंस होते हैं, एक कैश बुक का, एक पासबुक का। अगर हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करें तो हमें देखना है कैश बुक की तरफ, अगर हम कैश बुक के बैलेंस की तरफ से शुरू करें तो हमें देखना है पासबुक की तरफ। फिलहाल हमारे पास किसका बैलेंस है? पासबुक का ये बैलेंस है। जब आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो आपने देखना है वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मिसमैच हो रहा है वो कहां रिकॉर्ड की गई। देखो मिसमैच कब होता है? जब कोई ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड हुई दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुई, या दोनों जगह बेशक रिकॉर्ड हुई लेकिन अलग अलग अमाउंट से, तब मिसमैच होता है। याद रखो कि मैं पासबुक से शुरू कर रहा हूं, अब मुझे देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहां रिकॉर्ड हुई। अगर कोई एज ए अकाउंटेंट मैं किसी को चेक इशू करता हूं तो पहले वो ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड नहीं होगी, बैंक में बाद में जाएगा चेक। पहले मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। तो अगर कोई चेक इशू किया इसका मतलब उसकी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई? कैश बुक में। ठीक है, अब कैश बुक में रिकॉर्ड हुई मतलब क्या? मतलब ये कि या तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, या घट जाएगा। जो भी होगा उस ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस बढ़े या घटे, जो भी होगा सेम आपने इफेक्ट यहां पर दे देना है। अगर
उस ट्रांजेक्शन की वजह से बैलेंस बढ़ा, प्लस हुआ तो आपने प्लस कर देना है, माइनस हुआ तो माइनस कर देना है। अब देखते हैं क्या हुआ। अगर हम चेक इशू करेंगे, मान लो मैं किसी को चेक देता हूं, तो ऑब्वियसली मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं। कम हो जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो कैश बुक में हुआ सेम करना है। कैश बुक में क्या हुआ, कम हो गया बैलेंस, माइनस हो गया, तो मुझे भी माइनस करना है। अब माइनस कितना, मैंने कहा 2300 की सेटलमेंट हो चुकी है। टोटल जो अमाउंट था वो 3600 का था। 3600 में से 2300 की सेटलमेंट हो गई है, मतलब मुझे 1300 की सेटलमेंट करनी है। और क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो क्लियर हो गया कि 3700 इसका आंसर है, ये तो क्लियर हो गया। अब कौन सा आंसर है, क्रेडिट वाला या डेबिट वाला, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको क्या बोला कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, यहां पे लिखा है। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये रहा हमारा आंसर, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज लेजर अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। इसमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा, किस लेजर का डेबिट बैलेंस होगा? देखिए, एसेट्स और एक्सपेंस, इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और कैपिटल, ठीक है जी, लायबिलिटी और इनकम, इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो ये नहीं आएगा भाई, इसका क्रेडिट बैलेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ये भी आंसर नहीं है, हमें पूछा गया है डेबिट बैलेंस। प्रीपेड रेंट एसेट है, कोई भी एक्सपेंस एडवांस दे दे वो प्रीपेड उसे कहते हैं, तो एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ये हमारा आंसर है। कैपिटल, अगेन कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो बाकी तीन क्रेडिट बैलेंस है। प्रीपेड रेंट क्योंकि एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर नील बैलेंस भी हो सकता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। चलिए जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000। मैंने राम को 10,000 की गुड्स बेची, उस पर 10% मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। पोस्टिंग इन डिस्काउंट अकाउंट विल बी, हमें डिस्काउंट अकाउंट में कितनी पोस्टिंग करनी है। आप सबको ये पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ टोटल वैल्यू में से लेस कर लेते हैं। हमारे पास अभी लिस्ट प्राइस क्या है, 10,000, ठीक है। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमें सबसे पहले माइनस करना है, माइनस TD बोले तो ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं 10,000 का 10% करूं तो वो आता है 1,000। अगर इसको माइनस कर दिया तो बचा कितना, 9,000। तो याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो इसमें से भी मुझे कैश डिस्काउंट देना है राम को, कितना, 2%। तो 9,000 का 2% करेंगे वो 180 हो गया। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 180। एक चीज और यहां पर मैं बता दूं आपको, गुड सोल्ड टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस, हाँ तो क्लियर है, ये ठीक है, कुछ है नहीं, मुझे लगा कि उसमें है। तो 2% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी थी, वो 180 आ गया। तो 180 रुपए हमारा जो है वो कैश डिस्काउंट। एक बार फिर बता दूं आपको, ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो करते क्या है, सिर्फ टोटल वैल्यू में से उसको लेस कर देते हैं और कैश डिस्काउंट को हम शो करेंगे। और इस केस में अगर मुझे कैश डिस्काउंट यहां दिखाना है, तो मैंने राम को गुड्स बेची और मैंने डिस्काउंट दिया, तो ये जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं ये भी याद रखो, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट को मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट में। ये भी याद रख लो। कई बार ये भी पूछा जाता है कि डिस्काउंट 180 डेबिट 180 क्रेडिट, तो कहां पर, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है 27th क्वेश्चन, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है उसको हम कहां पोस्ट करेंगे। देखिए, परचेज को आपको सबको पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट, और परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसका मतलब जो परचेज रिटर्न है सबसे पहले तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है, और परचेज रिटर्न में होगी। पहली दो ऑप्शन हम निकाल देते हैं क्योंकि परचेजेस तो हमेशा डेबिट में आती हैं, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकती।
हम क्योंकि रिटर्न की बात करें तो परचेज की बात तो हम कर ही नहीं रहे, तो ना तो डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट ना क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, क्योंकि रिटर्न की बात हो रही है। अब इन दो में से एक देखिए, परचेज को हम क्या करते हैं डेबिट और रिटर्न को हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए, डेबिट ऑफ परचेज रिटर्न या क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न, तो फोर्स क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ, हम आगे कहां बढ़ रहे हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। While posting in personal account of ledger from the sales book, we post। भाई इसके लिए मुझे एक जनरेंटी बना के आपको सिखाता हूं। मान लो मैंने राम को उधार में गुड्स बेची, तो मेरी जनरेंटी बनेगी राम टू सेल्स, सपोज करो 1000 रुपए की, ठीक है। अब अगर मुझे एक राम का अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और एक सेल का अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट, जब हम पर्सनल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, कहां से, जब हम पर्सनल अकाउंट में पोस्ट करेंगे कहां से, फ्रॉम द सेल्स बुक, सेल्स में से। देखो अगर मैं इसकी लेजर बनाऊं जर्नल से, सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय राम, ठीक है, मान लो 1000 रुपए। अगर मैं पोस्टिंग करूंगा सेल्स बुक में से, ये मैंने सेल्स अकाउंट बनाया है, अगर मैं पोस्टिंग करूंगा सेल्स बुक में से या सेल्स अकाउंट में से, तो आपने हमेशा ये देखना है कि जिस अकाउंट से आप पोस्टिंग करने वाले हो, जैसे मैं सेल्स में से पोस्टिंग करने वाला हूं, इस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन किस तरफ रिकॉर्ड हुई है, सिंपल याद रखो किस तरफ रिकॉर्ड हुई है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। आप सबको पता है कि सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड हुई होगी। तो अगर ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रही है, तो यहां से पोस्टिंग करनी है मुझे राम के अकाउंट में, तो यहां क्रेडिट है तो वहां वो क्या होगी, डेबिट होगी, उल्टा होगा। तो जैसे हम अगर जर्नल से लेजर बनाएं, राम का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स। तो सिंपल याद रखो, जिस अकाउंट से हम पोस्टिंग करना चाहते हैं, सिंपल पहले ये देखो कि वो अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। जो हो रहा होगा उसका उलट कर देना है। जैसे सेल्स अकाउंट आपको पता है क्रेडिट होता है, तो हमें क्या करना है, दूसरा जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा, वो चाहे पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट होगा, उसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। अगर वहां से कोई पोस्टिंग मुझे करनी है तो वो कहां आएगी, दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट। तो सिंपल याद रखो, जिस अकाउंट में जिस साइड में वो एंट्री रिकॉर्ड की गई है, उसकी उल्टी साइड में जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा उसमें वो रिकॉर्ड की जाएगी। यहां पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की गई है, तो राम के अकाउंट के डेबिट साइड। अगर एक डेबिट है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां क्रेडिट, दूसरा डेबिट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आंसर तो आपको मिल गया होगा ऑन द डेबिट साइड, ए वाला। लेजर इज ए बुक ऑफ, लेजर किसकी बुक है, ऑप्शंस आर ओरिजिनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी, स्पेशल पर्पस बुक। देखिए भाई, लेजर इज ए बुक ऑफ, इज ए प्रिंसिपल बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहते हैं। तो लेजर क्या है, इज ए प्रिंसिपल बुक। सब्सिडीज बुक आपको पता ही है कि जो ट्रांजैक्शन बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए अलग से हम बुक्स बनाते हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, वो हमारी सब्सिडीज बुक होती है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज while preparing bank reconciliation statement which of the following transaction will reflect higher balance of bank column of the cash book। कहता है किस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है वो ज्यादा दिखेगा। देखिए सिंपल, ये हमारी कैश बुक है, मान लो ये बैंक वाला कॉलम है, कैश का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक का कॉलम है। अगर डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है तो वो तो बैंक में यानी बैंक के रिकॉर्ड में जाएगी, पासबुक में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। हमें बात करनी कि कैश बुक में किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कब हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो हमें बढ़ा हुआ दिखेगा एज कंपेयर टू पासबुक। बैंक चार्जेस, भाई अगर बैंक चार्जेस है और 2 बार रिकॉर्ड कर दी, उससे बैंक चार्जेस हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। पेमेंट वाली साइड ये वाली होती है, आपको पता ही है, ये रिसिप्ट साइड होती है हमारी। अगर मैंने बैंक चार्जेस यहां रिकॉर्ड कर दिए बाय बैंक चार्जेस, तो अल्टीमेटली इससे तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। मुझे बताना हायर बढ़ेगा कब, तो इससे नहीं बढ़ेगा, इससे उल्टा कम हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, अगर मैंने बैंक में चेक जमा करवा दिया, ठीक है, कोई चेक था, मान लो राम ने मुझे एक चेक दिया था, मैंने बैंक कॉलम में 1000 रुपया जमा करवा दिया, लेकिन बैंक की पासबुक में वो जमा नहीं हुआ, तभी लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कि बैंक में अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो एज कंपेयर टू बैंक पासबुक मेरी कैश बुक 1000 रुपया ज्यादा बैलेंस शो करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो 1000 मेरे बैंक के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इससे हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू पासबुक।
लास्ट जो है चेक इशूड, चेक इशू करेंगे इट मींस कि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने से तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इफ 2 कॉलम ऑफ कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय फर्म देयर इज नो नीड टू कीप। भाई हम कैश बुक क्यों बनाते हैं? सिंपल रीजन कि हमें फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड कर देते हैं। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज विच बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम सिग्निफाई फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा भाई कौन सा बैलेंस? अभी मैंने कहा था कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव, और क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? नेगेटिव, यानी ओवरड्राफ्ट। तो कौन सा बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिखाता है? दैट इज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट इज मोहन इज अवर डेटर फॉर ₹15,000। मोहन हमारा डेटर है जिसने हमारा 15,000 रुपया देना है। ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट सो ओनली 50% अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। वो इंसॉल्वेंट हो गया भाई, दिवालिया हो गया, लॉस में चला गया, उसका बिजनेस डूब गया, उससे हमें सिर्फ 50% मिला, यानी आधा पैसा ही मिला। द अनपेड अमाउंट, जो अमाउंट अनपेड है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए आधा पैसा हमें नहीं मिला, जो पैसा हमें रिकवर नहीं होता वो हमारे बैड डेट्स हैं, सबसे पहली बात। और बैड डेट्स मतलब लॉस है, और लॉस को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। रूल भी आपको याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हम उसको बैड डेट्स लिखेंगे और कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। सो ये रहा हमारा आंसर, डेबिट बैड डेट अकाउंट। गुड्स लॉस्ट, थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है। गुड्स लॉस बाय फायर, मान लो आग लगी और गुड्स लॉस हो गई जिसकी कॉस्ट 10,000 थी और मार्केट वैल्यू 12,000 थी। विल बी क्रेडिटेड टू, हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए लॉस बाय फायर, लॉस को तो हम डेबिट करेंगे। अगर पूछा होता किसको डेबिट करना है तो लॉस बाय फायर को मैं डेबिट कर देता। क्रेडिट किसको करेंगे? क्योंकि गुड्स हमारी लॉस हुई हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको कहा परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स खरीदें। लेकिन जब हमारी गुड्स लॉस हो जाएं बाय फायर या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अकाउंट्स में आप सबको पता है कि कोई भी चीज माइनस करनी है तो रिवर्स एंट्री होती है। रिवर्स एंट्री का मतलब कैंसिलेशन एंट्री भी कहते हैं उसको। रिवर्स एंट्री का मतलब अगर पहले डेबिट किया गया तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट। तो परचेज को मैं यहां पे क्या कर दूंगा? क्रेडिट। अब आता है परचेज अकाउंट को क्रेडिट तो करना ही है, लेकिन किस वैल्यू के साथ? 10,000 या 12,000? हम करेंगे हमेशा कॉस्ट के साथ। याद रखना जो उसकी कॉस्ट है उसके साथ इसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? ये भी याद रख लो, क्रेडिट होगा। क्योंकि ये कई बार ये भी पूछते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट। तो याद रखो क्रेडिट होगा और कॉस्ट के साथ होगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज वाइल रिटर्निंग द गुड्स बॉट फ्रॉम सेलर वी प्रिपेयर। भाई हमने सेलर से गुड्स खरीदी थी, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं हमने परचेज की थी। तो अगर हम गुड्स वापस करें तो कौन सा नोट बनाएंगे? देखिए मैंने अगर गुड्स खरीदी, ठीक है, परचेज अकाउंट, मान लो मैंने राम से गुड्स खरीदी उधार में, राम मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गई। क्या बन गई? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का आपको पता ही है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। बराबर है। लेकिन अगर मैंने राम को गुड्स वापस कर दी, मान लो मेरे ऊपर 5,000 की लाइबिलिटी थी, मैंने गुड्स खरीदी थी, सपोज करो इसमें से मैंने रिटर्न कर दी 1,000 की गुड्स, इसका मतलब लाइबिलिटी मेरी 1,000 रुपया कम हो गई। अब जो मेरी जो लाइबिलिटी थी जो इंक्रीज हुई थी, अगर डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? पहले इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट हुई, डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है, 1,000 रुपया मेरी लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हमेशा क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या करते हैं? डेबिट। तो मैं कौन सा नोट इशू करूंगा? आंसर आपके सामने। अब मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। तो डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब हमने गुड्स खरीदी हो। क्लियर है? क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब हमने गुड्स बेची हो, सेल पे। इनवाइस कब इशू करते हैं? क्रेडिट की ट्रांजैक्शन पे, जब मैंने कोई क्रेडिट में चीज बेची हो। और कैश, जब मैंने कोई चीज कैश में बेची हो। तो ये अकाउंटिंग वोचर्स का है, शॉर्ट में बता दिया मैंने इसके बारे में आपको। चलिए, फॉर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर वी प्रिपेयर। अगर हमने कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स बेची हैं तो हम क्या बनाएंगे? अगर हमने क्रेडिट में कस्टमर को गुड्स बेची, कैश मेमो कब होता है? जब कैश में गुड्स बेची जाती हैं। तो क्रेडिट में हम क्या बनाते हैं? इनवाइस। अभी इससे पहले वाले पे मैंने क्लियर किया। डेबिट नोट कब करते हैं? जब परचेज रिटर्न हो। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब सेल्स रिटर्न हो। ठीक है। इनवाइस कब इशू करते हैं? जब मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेची हैं कस्टमर को। चलिए जी,
नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट मीन्स, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन माने तो डेबिट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन एसेट। तो मैंने अभी बताया कि एसेट्स और एक्सपेंस के लिए हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट का मतलब इंक्रीज इन एसेट, बिल्कुल। इंक्रीज इन एक्सपेंस ये भी है, क्योंकि एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस, हाँ जी सही है, सी, क्योंकि दोनों ही जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। सेम अकाउंटिंग मेथड्स बी यूज्ड बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कि हमें सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करना है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? दैट इज कंसिस्टेंसी, जिसमें ये कहा गया कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक साल फॉलो करोगे, एक साल में फॉलो करोगे, सेम अगले साल आपने सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। चलिए जी नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इज अप्लाइड टू, किस पे अप्लाई होता है? सबसे पहले समझ लें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या है, कि एक्सपेक्टेड गेन्स और लॉस, एक्सपेक्टेड गेन्स को हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम अपनी बुक्स में जरूर रिकॉर्ड करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यस, ये तो इसका आंसर है, ये इसके प्रिंसिपल में आता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यस, एक्सपेक्टेड लॉसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी ऐसे डेट्स, ऐसा उधार जो डाउटफुल हो सकता है आपको ना मिले, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाकर। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो ये भी प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म है, जो प्रिंसिपल उसका पार्ट है, इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज चार्ज बेस्ड ऑन, अगर हम फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बिल्कुल। गोइंग कंसर्न दो चीजें बताता है, एक तो बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, दूसरा क्योंकि बिजनेस लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है तो उसी बेस पर एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो फिक्स एसेट हम खरीदते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो जो एसेट हमने खरीदा, जितनी उसकी लाइफ है, उस लाइफ को हम डेप्रिसिएशन, उस लाइफ का जितना भी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो डेप्रिसिएशन एक एसेट की लाइफ मान लो 5 साल है और उसकी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। इसका मतलब अगर 5 साल उसकी लाइफ है तो हर साल उसकी कितनी डेप्रिसिएशन होगी? मान लो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा हूं तो 1 लाख रुपया, तो इट मींस कि मुझे हर साल के प्रॉफिट में से 1 लाख उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि बिजनेस 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए चलेगा, तो उसकी जो भी टोटल कॉस्ट है उसको मैं 5 हिस्सों में बांट दूंगा जितनी उसकी लाइफ होगी, और जो पार्ट में बांटी गई उसको हम बोल देंगे, जो पार्ट राइट ऑफ करेंगे उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मैचिंग कंसेप्ट, बिल्कुल ये भी है। क्यों? क्योंकि भाई अब मैचिंग कंसेप्ट में क्या है कि हम इनकम और एक्सपेंस को मैच करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस ही है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, इसमें यह बताया गया जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करते हो सेम मेथड रखना है, और इसमें आपको बताया गया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसपे आप जो भी मेथड आप यूज करोगे साल दर साल आपने वही यूज करना है। तो डेप्रिसिएशन उस इन दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इन तीनों अजम्पशन पे जो है बेस्ड है, इन तीनों अजम्पशन को फॉलो करके हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, स्पेलिंग गलत है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि स्टॉक जो है, याद रखना स्टॉक नॉट फिक्स एसेट, हमें स्टॉक को किस वैल्यू पे शो करना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लॉस लिखा हुआ है, विच एवर इज लेस है असल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दिखाते हैं, कमीशन टू पार्टनर्स बिल्कुल दिखाते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स बिल्कुल दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, उल्टा ये क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आती? दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है, ये एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, नॉट एज एन एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन एज एन एक्सपेंस का मतलब वो खर्चा जो आपको हर हाल में देना है, और एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब ये एज एन एप्रोप्रिएशन है वो खर्चा जो आपको तब देना है जब आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे खर्चे जो आपको हर हाल में देने हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और ऐसे खर्चे जो आपको तब देने हैं जब आपको प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये तीनों वही हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएंगे, लेकिन इंटरेस्ट एंड लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है। चलिए जी अगला देखते हैं, पिछला देखते हैं। व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बॉर्न बाय। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है, मान लो अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी को गारंटी दी कि भाई तुम्हें हर साल 10,000 का हम प्रॉफिट देंगे, शेयर देंगे, तो वो गारंटी कौन बेयर करेगा? ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर हु गिव द गारंटी, या नन ऑफ द अबव? सिंपल भाई, जो गारंटी देगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसने गारंटी दी वही बेयर करेगा। चलिए जी नेक्स्ट इज इनफैक्ट रिवर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स। इसमें से कौन सी गुड्स हैं? मशीन मैन्युफैक्चर फॉर सेल, अगर मशीन हमने बनाई सेल करने के लिए। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर। देखिए कोई भी ऐसी चीज ना जो हमने इसलिए बनाई, इसलिए प्रोड्यूस की, इसलिए प्रोडक्शन की कि हम उसको बेचेंगे, वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में आती है। तो क्योंकि सारी ही गुड्स बेचने के लिए हैं तो इसलिए रहेगा ऑल ऑफ द अबव। कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने बेचना है कस्टमर को, वो मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेचने के लिए तो उसको हम गुड्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? भाई टर्म लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, दैट इज क्रेडिटर। ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आते हैं या करंट लाइबिलिटी में आते हैं। बाकी सारे टर्म लोन होता है ऐसा लोन जिसकी ड्यूरेशन लंबी होती है, डिबेंचर्स एक तरह के डेप्ट होते हैं जो कंपनीज उठाती हैं पब्लिक से। कैपिटल तो आप सबको पता ही है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल फॉर यू। तो बाकी लॉन्ग टर्म है, क्रेडिटर जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट। इसमें से कौन सा है जो फिक्स एसेट नहीं है? ये तो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा। बैलेंस विद बैंक, बैंक में पड़ा हुआ पैसा जो है वो फिक्स एसेट नहीं है। बाकी सारे फिक्स एसेट्स हैं, ये टेंजिबल हैं। और गुडविल कौन सा होता है? इंटेंजिबल। चलो थोड़ा इसमें बता ही दूं। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज कैपिटल। इनमें से किसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है? भाई कैपिटल कब इंक्रीज होगी? ड्राइंग करने से तो डिक्रीज होती है, एक्सपेंस करने से भी डिक्रीज होती है, लॉस करने से भी डिक्रीज। कैपिटल कब इंक्रीज होगी? जब हमें प्रॉफिट होगा या इनकम होगी तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी। चलिए जी वापिस बैक, आगे तो नहीं बढ़ रहे, आज हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी लाइबिलिटी है? सिंपल, जो पैसा हमने ओवरड्राफ्ट किया हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, ना कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो मैंने कहा था कि लास्ट वाले थोड़े इजी हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स मीन, अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन एसेट। भाई एसेट कैसे इंक्रीज होंगे? एसेट डिक्रीज हो जाएंगे। पेमेंट कैश में करेंगे तो एसेट डिक्रीज होंगे, तो पहले पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिक्रीज इन एसेट यहां तक तो ठीक है, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल एसेट्स भी डिक्रीज होंगे और लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अगला डिक्रीज इन एसेट यहां तक ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं भाई, पेमेंट करने से तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, ये भी गलत है। इंक्रीज इन एसेट, एसेट तो इंक्रीज हो ही नहीं सकते, गोली मारो जी, पढ़नी नहीं है अगली। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी बाय कैश मींस, अगर हम मशीनरी कैश में खरीदेंगे तो उसका क्या मतलब है? डिक्रीज इन एसेट। ऑफ कोर्स मशीनरी कैश में खरीदी, कैश कम हो जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं भाई, लाइबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए गलत है। इंक्रीज इन एसेट, हाँ मशीन इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन एसेट, हाँ जी, एक एसेट इंक्रीज होगा मतलब मशीनरी, और कैश हमारा डिक्रीज होगा, ये सही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट ये तो ठीक है, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं भाई, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफैक्ट लगभग सेम ही थी। डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल नहीं भाई, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी सेकंड लास्ट इज डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी में लीड टू, अगर एक लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उससे क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट, यस हो सकता है भाई, लाइबिलिटी कैसे डिक्रीज होगी? अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो कैश भी, हमारा एसेट भी डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटी, ये भी हो सकता है भाई, मैंने किसी का पैसा देना था, मैंने किसी से पैसा लिया और उसको दे दिया, तो एक लाइबिलिटी कम होगी लेकिन दूसरी लाइबिलिटी मेरे पास आ गई, तो इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, स्पेलिंग गलत है, तो दोनों हो सकते हैं भाई, एक एसेट की डिक्रीज भी हो सकती है
और लाइबिलिटी, एक और लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने किसी का पैसा देना है तो मैं किसी और से पैसा लूं, वो लाइबिलिटी बढ़ गई और वही उठा के किसी और को दे दूं तो दूसरी वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो सकते हैं, इसलिए इधर ए और बी आ गया जी। लास्ट क्वेश्चन आज का, एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पेन्ड बाय, अगर एक एसेट इंक्रीज होता है, डिक्रीज इन अनदर एसेट, बिल्कुल। अगर मान लो मैं कोई मशीनरी खरीद रहा हूं तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैश मेरा घट जाएगा, ये तो सही है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी सही है कि एसेट मैंने मान लो उधार में खरीदा तो एसेट बढ़ेगा और मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, ये भी सही आ रहा है। इंक्रीज इन कैपिटल, बिल्कुल, अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मेरा एसेट बढ़ेगा यानी कैश बढ़ेगा, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, ये भी सही है, इसलिए सारे ही सही है, डी इसका आंसर रहेगा। तो ये रहे आज के 30 MCQs। नेक्स्ट 30 MCQs आपको अगले सेशन में। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि अभी तो मैं मिक्स लेके आ रहा हूं, टॉपिक वाइज लाऊं या मिक्स चलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं अभी तक, टॉपिक वाइज से कुछ इतना खास फायदा होगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो, डिमांड करते हो कि टॉपिक वाइज लेके आऊं तो टॉपिक वाइज भी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बता देना टॉपिक वाइज चाहिए या ऐसे मिक्स चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।